ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन 26 में यहाँ पे बोला गया आपसे द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन आरसीएल प्लस NaOH एल्काइल क्लोराइड दे रखा है, जिसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन किया गया है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। ठीक, और रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद बच्चों बना है आपका एल्कोहल ROH एंड NaCl। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट है। इस गिवन बाय इस केमिकल रिएक्शन के लिए उसने रेट दे रखा है, तो रेट इज इक्वल टू लिखा है उसने, रेट इज इक्वल टू के, एक्सप्रेशन दे रखा है के एन RCl। इसका मतलब है कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, RCl के ऊपर। ठीक है, जो आपका एल्काइल हैलाइड है। NaOH पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है जो रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेट से हमें पता चला कि इट इज रेट कांस्टेंट के, देन रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है RCl, और RCl की पावर बच्चों बाय डिफॉल्ट कितना है 1। ठीक है, यहां से आपको पता चल रहा है कि रेट सिर्फ रिएक्टेंट में NaOH पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ RCl पे डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट डबल्ड बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। जब रेट RCl पे डिपेंड कर रहा है तो RCl के कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं कम करता हूं, रिड्यूस करूंगा, ठीक है, 1/4 या हाफ, जितना भी मैं कम करूंगा, तो उसके हिसाब से रेट भी क्या होगा, रेट भी उतना ही आपका हाफ हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। बात समझ में है। बट बिकॉज ऑफ NaOH तो कोई अफेक्शन नहीं होगा, NaOH की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज पता है कि सर यहाँ पे रेट के एक्सप्रेशन में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl। ठीक है, NaOH पे इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ इस पे डिपेंड होगा। तो अगर RCl का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, अगर RCl का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम होगा तो रेट भी आपका डिक्रीज होगा। तो बस टिक करते हैं अपन कौन कौन सा आंसर इसमें होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डबल्ड बाई डबलिंग द कॉन्सेंट NaOH, बिल्कुल नहीं। NaOH की कुछ भी चेंज करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, कैंसिल आउट। हाफ द रिड्यूसिंग, हाफ द रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl बाई 1/2। अगर आप RCl के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हो तो बेटा रेट भी कितना होगा, हाफ, बिल्कुल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। एंड थर्ड है इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो हम देखो, हमने ये बात बच्चों डिस्कस कर रखी है बहुत पहले भी, है ना, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेट हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक, और टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो अरेनियस इक्वेशन अगर आपको पता है, तो अरेनियस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बेटा रेट हमेशा इंक्रीज ही होता है। तो उसमें वही लिखा है कि टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करते हैं तो रेट आपका इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अनअफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, तो ऐसा तो नहीं है, टेम्परेचर से अफेक्शन आपका चेंज होगा, तो फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 2 एंड 3। तो जिन बच्चों के आंसर 2 एंड 3 है वो 4 मार्क्स यहाँ से लिख लें। ठीक है, 4 मार्क्स ऐड कर लें। बाकी जिनका गलत है वो -1 कर सकते हैं, जिनका सही है वो आपके 4 मार्क्स ऐड कर लें। कितनी लोगों का आया 2 एंड 3? यस, साइड में कॉपी रख के 4 मार्क्स ऐड कर लो। गुड गुड शो, यस। नेक्स्ट चलते हैं अपन। जो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन क्वेश्चन आसान था। आपको सिर्फ बेसिक सी बातें पता होना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करते हैं अपन। 27 दे रखा है फॉर द रिएक्शन A+B। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें A और B आपके रिएक्टेंट हैं, C और D आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो भाई इसके लिए क्या है, आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन ही तो लिखना था कि सर यहाँ पे दे रखा है इसने A+B देन फॉर्मेशन ऑफ 2C+D, ये रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसका एक्सप्रेशन लिखना है बच्चों। लिख लें अपन, यस, माइनस dA डिवाइड बाई dt, बिकॉज A इज ए रिएक्टेंट तो माइनस के साथ करेंगे अपन, कॉफिशिएंट 1 है तो ठीक है, इज इक्वल टू B की बच्चों बात करते हैं तो B भी रिएक्टेंट है तो आपका माइनस dB डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू C आपका यहाँ से प्रोडक्ट है तो आपका प्लस में रहेगा 1/2, कॉफिशिएंट चला जाएगा, और dC डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू
डी की बात करते हैं तो यहाँ से प्लस कॉफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं इसका, तो डी डी डिवाइड बाई डी टी, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से सारे आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो देखेंगे अपन, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, बिल्कुल चेक करते हैं भी कौन सा आंसर हो जाता है। फर्स्ट में दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल टू हाफ इंटू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी। देखो डिसअपियरेंस का मतलब वो चीज कम हो रही है, तो क्या बच्चों बी रिएक्टेंट है। देखो जो रिएक्टेंट है बच्चों, वो टाइम के हिसाब से उनके कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे, और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो उसने कहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी का कम होना, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, बिल्कुल सही। बी तो माइनस का लिखा है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। यस, ये देखो आपको देखो इस माइनस का मतलब मैंने बच्चों बोला था, अगर आपको याद होगा, दिस माइनस विल एक्सप्लेन कि चीजें डिसअपियर हो रही हैं कि अपियर हो रही है। अगर नेगेटिव लिखा है तो डिसअपियरेंस, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर अपन ने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में प्लस लिखा है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीबी बाई डी टी का रिलेशन मिल गया ना सी के साथ। अरे समझ में आ रहा है बेटा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बस किट रेट किस आपका जो रेट हो रहा है वो तो डीसी बाई डी समझ में आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या है 1/2, इसलिए यहाँ पे इसने 1/2 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है बी तो डिसअपियर हो रहा है, इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी, नहीं बिल्कुल नहीं, सेकंड इज रॉन्ग, हाफ होना चाहिए। थर्ड में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये डिसअपियर हो रही है, बिल्कुल सही, नेगेटिव में लिखी है, इक्वल टू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी, बिल्कुल सही है, बिकॉज डी का कॉफिशिएंट 1 है, स्टेटमेंट करेक्ट है थर्ड। और इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का ए डिसअपियर हो रहा है, बिल्कुल सही है, कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी बी मतलब ये, तो बी बच्चों माइनस के साथ लिखा है ना, उसने दोनों वही लिखेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ बी, यार बिल्कुल सही है, बोथ आर रिएक्टेंट ना, तो दोनों डिसअपियर होंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका आ जाए कौन सा, 134। तो 134 कितने बच्चों का आया, जिनका आया है वो 4 मार्क्स ऐड कर रहे हैं, बाकी जिनका नहीं आया है वो -1 कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दो, ये दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा था क्या कि आपसे नहीं नहीं हो सकता था या आपको पता नहीं था, किसी को सबको पता था कि बस चीजें लिखी गई हैं, आपको अभी से हैबिट नहीं पड़ेगी बेटा, तो फिर जब समझ रहे हो ना चीजें काफी ऊपर जाने वाली है। स्कोर कम आना ज्यादा आना वो ठीक है, बट जो क्वेश्चंस हमारे लेवल के हैं, हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, हमारे कंट्रोल में आते हैं, अगर हम वो क्वेश्चन नहीं करते सही, तो फिर मैं ऐसा तो मैं किसी से नहीं कहता कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट करो, मैं आपसे ये कहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर सकते हो सही, 10 क्वेश्चंस जो आपके कंट्रोल में क्वेश्चंस है वो तो सही करो यार, वो गलत मत करो। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े आसान थे मेरे हिसाब से तो, और आपको भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ो भाई, 28 कितने लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। और बाकी इसने ये आपका जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स से ही है, ठीक। और आपको बताना है स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ए प्लॉट ऑफ लॉग केपी वर्सेस 1/t इज लीनियर, तो ग्राफ सबके देखने पड़ेंगे। और हम लोगों ने बात करी वो जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उन सबको लेके यहाँ पे बताना है। समझ में आया। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। तो पहला स्टेटमेंट है ए प्लॉट ऑफ लॉग केपी वर्सेस 1/t इज लीनियर। कि बच्चों लीनियर यहाँ पे फॉर्म होता है, बताओ। क्योंकि देखो इसमें एक एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को अरेनियस इक्वेशन के बारे में आइडिया है तो बहुत सही है, आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है। तो अरेनियस इक्वेशन एक हमारी में लिख देता हूँ, ये आता था, हमने लिखा था बेटा लॉग k2 डिवाइड बाई k1 इट इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें इसका यूज है अभी है ना स्टेटमेंट में, 2.303 इंटू के, यहाँ पे आपके ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ठीक है। तो इसका अभी उपयोग यूज करेंगे अपन। बाकी इसमें लॉग केपी और 1/t का क्या मतलब लीनियर ग्राफ आता है, तो हमें वो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए थे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जो अपन ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सबके जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप समझ लो कि सर ये देखो लॉग K2 बाई K1 को अपन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है ना ये K और K2,
K2 और K1, इसको अपन Kp बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 1/T डिफाइन होता है, लिखते हैं ना अपन 1/T1, 1/T1 माइनस 1/T2, जो अपन लेते हैं ना पूरा फॉर्म करते हैं, तो इसमें क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके हिसाब से उसने पूछा है क्या वो आपकी आप कंपेयर करो y इक्वल टू प्लस सी के साथ। यस, तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगा आपको। यस, इट इज लीनियर स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है। यस, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द प्लॉट ऑफ लॉग एक्स वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है? जीरो ऑर्डर में आता है एक्स इक्वल टू के इंटू टी। ये तो आता है एक्स इक्वल टू के इंटू टी जीरो ऑर्डर के लिए। तो अगर एक्स और टी के बीच ग्राफ की बात करोगे तो वो कैसा आएगा? लीनियर। एक्स, हाँ, इसमें है प्लॉट ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स बोला है, सॉरी, दिस इज लॉग एक्स वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो एक्स, और अगर सिर्फ वो एक्स और टी कहता है, उसके पीछे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, लॉग एक्स के साथ नहीं मिलेगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे दोनों साइड में लॉग से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लॉग बेस 10x इज इक्वल टू की कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, यहाँ से लॉग बेस 10 आपका टी। ठीक है, वो पता क्या कह रहा है कि भाई लॉग एक्स और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, लेकिन एक्स और टी के बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर आएगा, बट लॉग एक्स के साथ नहीं आएगा। तो सेकंड इज रॉन्ग। अरे समझ में आता है? जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ रखी थी बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड, ए प्लॉट ऑफ पी वर्सेस 1/T इज लीनियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, जहां पे 1/T के बीच में ग्राफ है, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम दे रखा है। तो क्या होगा इसमें? 1/T नहीं यार, 1/T तो नहीं रिलेशन होगा, बिकॉज पीवी इक्वल टू आता है आपका, पीवी इक्वल टू निकल के आता है एनआरटी, जिसमें से कांस्टेंट क्या हो गया? वॉल्यूम। इसको हटा दो आप, है ना, वॉल्यूम को हटा दो। तो पी के साथ जो टी का रिलेशन है वो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वो ठीक है लीनियर, लेकिन पी के साथ 1/T लीनियर, नो, इट इज रॉन्ग। सीधा फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे फॉलो कर सकते थे। नेक्स्ट है प्लॉट ऑफ पी वर्सेस 1/T इज लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर से लगा दो पीवी इक्वल टू एनआरटी। यस, कुछ भी था, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, बाकी तो सब इजी था। इसमें लगाओ जरा पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो कैसा आ रहा है देखते हैं अपन। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर पी और बी, 1/B ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दो टेम्परेचर, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, हटा दो, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो पी हो जाएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। एंड पी और बी क्या हो गया? डायरेक्टली पी और 1/B हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, इट इज लीनियर, ये सही होगा। तो मेरे हिसाब से 1 एंड 4 ये करेक्ट होगा। 1/4 का मतलब बी ऑप्शन। तो कितने बच्चों को ऑप्शन बी आया था? जिनका बी आया है फटाफट से 4 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, जिनका नहीं आया है वो खुशी खुशी -1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा मार्क्स आएंगे ना। चलो गुड। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। नेक्स्ट इज 29। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो चलो। क्वेश्चन में ग्राफ दिया है बच्चों, द प्लॉट गिवन इज नॉट पॉसिबल फॉर, किसके लिए पॉसिबल नहीं होगा? तो देखो 1/A और टाइम, इसके बीच में सेकेंड ऑर्डर ग्राफ कैसे बनता है? आपको ग्राफ भी क्लास में डिस्कस किए थे मैंने सारी, इसलिए कि आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, इक्वेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो 1/A अपन ने इधर ले लिया बेटा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बाय एक्सिस पे, और टाइम अपन ने ले लिया यहाँ पे। तो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के केस में, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरसेप्ट निकल के आता है, वो इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहता है बायोलॉजिकल सी के साथ कंपेयर जब करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके शिफ्ट ऐसा होता है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का बनता है, ये सेकेंड ऑर्डर का आता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि द प्लॉट व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर, तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं बन सकता, मतलब हमारा ऑप्शन ई सभी सही है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में उसने कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, यार ये तो ये इंडिपेंडेंट होता है ना ऐसा। कॉन्सेंट्रेशन अपन ने यहाँ ले लिया और टी हाफ अपन ने इधर ले लिया। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में याद है ना,
जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। यस, इट इज इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए भी वेरीफाइड नहीं हुआ, मतलब बी हमारा ऑप्शन सही हो गया। उसने बोला नॉट पॉसिबल, कौन सा नहीं होगा वैलिडेट। अब आते हैं सी पे। तो सी को देखते हैं अपन। सी में दे रखा है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और जीरो टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो आपके ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये आपका ये टी हाफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सिर्फ आपको इनके एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, कैसे अपन लिखते हैं, वो अपने डेरिवेशन भी करे थे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज जिनको है ना वो सब कर सकते हैं अच्छे से। तो वो जीरो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स ओरिजिन से, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये जा रहा है, मतलब सी नहीं होना चाहिए। डी पे आते हैं, nth ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो nth ऑर्डर में डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो nth ऑर्डर के अंदर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर n कर दी, ठीक है। nth ऑर्डर का अपने रेट एक्सप्रेशन लिखा था, तो सी की पावर n कर दिया, यहाँ पे आपका रेट हो गया बाई एक्सिस पे। तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, उस एक्सप्रेशन में ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ये nth ऑर्डर का, और जहां पे n की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो नहीं होगी, वो 1 से अधिक होगी, ठीक है। नहीं तो फिर वो आपका सी की पावर जीरो, तो वो 1 बन जाएगा कांस्टेंट ये। तो इसका भी आपका जो ग्राफ है वो कहां से पास होता है, फ्रॉम दी ओरिजिन। समझ में आ रहा है। तो अब इस केस में रेट और कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? यस। तो एक तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। डी में nth ऑर्डर के लिए ग्राफ आपका जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो भी आप चेक कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यस, मतलब डी ऑप्शन भी सही लग रहा है, डी ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब है कि 1,2,4, 1,2,4, इसका मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है ना। 1,2,4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तनिष्क का आया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही तनिष्क का। मस्त। यस धनाश्री, ओके गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्विक डिस्कशन करते हैं। 34 मेरा भी है ना, सबका आया। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3, आपको पता है ना, ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद जब आंसर आता है ना, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत हाई लेवल पे होता है, मतलब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। जब ये अच्छे लेवल क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कर लो बिल्कुल आसान आसान, तो एक क्वेश्चन कर लो बड़ा अच्छा सा, और उसका आंसर आ जाए ना, सारे क्वेश्चंस फीके हैं उसके सामने। इसलिए अच्छे क्वेश्चंस करने पे अपन ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है 1 लीटर ऑफ 0.1 कैपिटल है मैक्रो सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूरा पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखेंगे अपन। ये क्वेश्चंस आया था जेई एडवांस की लेवल का ही है, मल्टीपल चॉइस में दे रखे हैं सारे ऑप्शंस। तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन के अंदर करंट कितना दिया है, आई की वैल्यू, आई आपको दे रखा है 9650 एम्पियर, ठीक है, करंट आपको दे दिया है। इवन इसके साथ टाइम भी दिया है। टाइम आपको सेकंड में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 10 × 60 × 60 सेकंड हो जाएगा ये, क्योंकि अपन सेकंड में ही लिखते हैं ऐसा यूनिट के साथ। और जो सॉल्यूशन है उसका कितना अमाउंट है बच्चों, वॉल्यूम, उसका आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, और कॉन्सेंट्रेशन भी साथ में आपको दे रखा है। तो वहां से मोल्स निकाल सकते हो। देखो सर मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आपके लिए मोल्स निकालना आसान। तो मोल्स यहाँ से कितना हो जाएगा, और पता है कि जब लीटर गिवन है, देखो बच्चों ध्यान देना, लीटर गिवन हो मोलरिटी गिवन हो तो मोल्स निकल के आते हैं। अगर आपका ml गिवन हो, वॉल्यूम में ml गिवन हो, मोलरिटी गिवन तो मिली मोल्स निकल के आता है, ठीक है ना। वो टर्म ध्यान रखना। यहाँ से मोल्स कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.1 हो जाएगा, ये आपके मोल्स आ गए हैं। बाकी रिएक्शन देख लो आप, रिएक्शन क्या बननी चाहिए, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर। तो क्वेश्चन में था कि KCl इज इलेक्ट्रोलाइज ए करंट ऑफ दिस पास्ट फॉर द व्हिच इज द फॉलोइंग करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, एक ही तरीका था, आप उसे बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है। लेकिन पहले रिएक्शन तो लिख लो, आपको रिएक्शन ही लिखनी है तो फिर कैसे, बैलेंसिंग कोई जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ कैथोड और एनोड की रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी।
तो यहाँ पे आपको मिलेगा केसीएल सॉल्यूशन में कि सर के प्लस आयन और सीएल माइनस आयन, और यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा तो H प्लस भी होगा, OH माइनस आयन भी होगा। तो मैंने कहा था कि दो कैटाइन मिल चुके हैं, K प्लस और H प्लस। अब इन दोनों में फाइट होने वाली है कि कैथोड पे कौन डिपोजिट हो, है ना। और ये दो एनाइन मिल चुके हैं, इनमें से कौन डिपोजिट पहले हो। तो बेटर वर्ड यही है कि आप ध्यान रखो कि K प्लस में H प्लस आयन को ध्यान मत देना। क्या करो, K प्लस का कंपेरिजन करो आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जो हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। और Cl माइनस OH माइनस, जो Cl माइनस दिख रहा है ना, उसको OH माइनस से कंपेरिजन मत करो, उसको वाटर मॉलिक्यूल से ही कंपेयर करो, तब आंसर ठीक बनेगा। अब मुझे बताओ K प्लस और वाटर में नीचे कौन आता है? जो हमने सीरीज बताई थी ना, K प्लस और K प्लस और वाटर मॉलिक्यूल, नीचे कौन आता है? वाटर मॉलिक्यूल्स आता है ना। जो जो नीचे आया था उसी के अपन ने बात करी थी, तो यहाँ से डिपोजिशन उसका ही पहले होगा। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो 2H प्लस आयन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 गैस के अंदर। ये रिएक्शन होगी बेटा कैथोड की। अरे समझ में आया। और सेकेंड रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी एनोड की। तो एनोड में कौन होगा? यहाँ पे आपका Cl माइनस आयन है और बच्चों वाटर है, तो नीचे कौन आता है? जरा याद करो, मैंने टेबल आपको बताई थी। तो इन दोनों में से नीचे कौन आता है? आपका Cl माइनस आयन। तो उस केस में एनोड की रिएक्शंस क्या हो जाएगी? तो एनोड पे जाएगा आपका Cl माइनस आयन, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा बेटा, तो 2Cl ये कन्वर्ट हो जाएगा आपकी Cl2 गैस के अंदर। तो ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड की। कैथोड की रिएक्शन समझ में आई सभी को? इनकी की रिएक्शन क्लियर होगी सभी को? अब दोनों को ऐड करके अपन लिख सकते हैं। भाई कहानी बच्चों वही है कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? H प्लस आयन, 2H प्लस आयन प्लस 2Cl माइनस आयन कन्वर्ट होगा आपका H2 गैस में प्लस आपकी Cl2 गैस में। बस ये आपकी बन गई यहाँ से रिएक्शन। समझ में आ गया? बाकी आप ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फ्रैटे को फॉलो करो और वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो फॉलो कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फ्रैटे। फ्राइडे के लिए बेटा कौन सा फॉर्मूला? Q/96500। एक ये होता है जब चार्ज गिवन होता है, दूसरा I इंटू टी। क्या करंट गिवन है? या सर करंट गिवन है, तो मतलब I इंटू टी डिवाइड बाई 96500। समझ में आ गया? ठीक, तो ये फॉलो किया जाएगा। इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, कौन सा फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट के लिए बोलो? क्या करेंगे? वेट बाई मोलर वेट। हाँ फॉलो कर सकते हैं, सही है। वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अपन ने ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है? ग्राम डिवाइड इक्विवेलेंट वेट होता है ना, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते हैं? यस, इक्विवेलेंट वेट क्या? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर 1 है तो उसके हिसाब से ये टर्म बचेगा सिर्फ। समझ में आ रहा है? यहां से ये लिख लो इतना। तो इसमें जो भी टर्म गिवन है, करंट गिवन है, वेट गिवन है ना, वो सारी वैल्यूज अपन रखेंगे यहाँ से। और फिर उसके बाद अगर वॉल्यूम पूछा है तो 22.4 की हेल्प लेंगे मोल्स की टर्म में। ठीक है, तो आपको देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ये मैंने बता दिया आपको पूरा एक्सप्रेशन, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। फिर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फ्राइडे लगाना है और क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करो और फिर देखते हैं आंसर कौन कौन सा आ रहा है। फर्स्ट में दिया कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस मोलरिटी ऑफ K प्लस इज दिस एंड मोलरिटी ऑफ Cl माइनस इज दिस। क्या ये आंसर आपका सही आएगा? बोलो। तो वहां पे ना मोलरिटी निकालनी पड़ेगी आपको। तो मोलरिटी की जो वैल्यू आती है ना, Cl माइनस आयन के लिए, Cl माइनस आयन के लिए जो मोलरिटी निकल के आती है वो आती है 0.036 के अराउंड। ठीक है, Cl माइनस की मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तो इस 0.036 मतलब ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक, मोल्स निकल जाएगा ना, वहां से हम सॉल्व करेंगे, वहां से वेट निकाल के बाद हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आफ्टर क्लोसिस मोलरिटी ऑफ K प्लस इज 0.1 एंड मोलरिटी ऑफ Cl माइनस आयन इज 0.64। तो Cl माइनस आयन की जो इनिशियल मोलरिटी होगी वो आती है 0.036 और आफ्टर होती है वो 0.1। इनिशियल जो है मोलरिटी उसमें से माइनस करना पड़ेगा, 0.1 माइनस 0.036, तो वो आता है 0.064 के आसपास। ठीक है, तो ये मोलरिटी मैच करती है आफ्टर उसने बोला है। ठीक है, तो आफ्टर क्लोराइसिस ये आपका ठीक है, बट पोटेशियम को उसने बोला पोटेशियम में कितना है 0.1, तो पोटेशियम का वो 0.1 रहेगा कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, बिकॉज केसीएल आपको यहाँ पे दिख रहा है, केसीएल की वैल्यू थी। तो केसीएल का आपका इतना ही रहेगा, केसीएल का तो स्टार्टिंग में 0.1 था। तो आफ्टर क्लोराइसिस मोलरिटी के प्लस आयन की उतनी हुई, बिकॉज के प्लस आयन में के प्लस आयन के में नहीं जा रहा है ना,
H+ साइन गया था ना H2 गैस के अंदर, तो K+ की में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू बिफोर आफ्टर तो ही होने वाली है 0.1 0.1, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हुआ। पहले ऑप्शन के अंदर जो बोला ना उसने यहाँ पे 0.064 ये भी गलत लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये सही लिखा है और ये वाली वैल्यू भी करेक्ट है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एसटीपी पे 202 ml ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड एंड करंट एफिशिएंसी इज 50%। वही लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैट है, जो भी एफिशिएंसी वगैरह पूछी है वो सारी की सारी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वहां से अगर वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 BL डिवाइड 22.4 है ना, मोल्स के टर्म में। तो मोल्स आपको पता होगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। कैसा होता है, मोल्स इक्वल टू BL डिवाइड बाई 22.4। आपको BL डिफाइन करना है तो क्लोरीन का आपका हो जाएगा N इंटू 22.4। आपको वहां से मोल्स निकालोगे तो वहां से 20.4 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से आपको आंसर आएगा, वो आंसर आपका 202 के आसपास आपको मिलता है। और उसकी करंट एफिशिएंसी कितनी है 50%, तो 50% अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से, हाफ हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी सही है। लास्ट में है आपका STP 606 ml ऑफ टोटल गैसेस प्रोड्यूस्ड एंड एफिशिएंसी इज 50%। टोटल गैसेस में क्या है, K+ आयन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। हाँ, अब जो पूछ रहे हो ना कि सर K+ आयन डिस्चार्ज, K+ आयन नहीं, सिर्फ H+ आयन जो होगा वही H2 गैस में जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मतलब इसे अपन अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। फिर अपन टोटल गैसेस के बारे में बात करेंगे तो H2 गैस का भी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और H2 गैस का जो वॉल्यूम होगा ना वो तो 22.4 ही रहेगा, और इसका जो आएगा आपका 206 ये क्लोरीन गैस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो 606 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन होता है गलत। तो इसका आंसर आता है आपका 2 और 3, मतलब ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आया था किसी का? पूरी कैलकुलेशन ही की है मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट फैराडे मोल्स आ जाएगा और मोल्स के बाद सारी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। किसी का नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कुछ क्वेश्चन तो नहीं होंगे बट और भी होने चाहिए थे जो आपके कंट्रोल में थे। अब ये क्वेश्चन आसान था कि फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके ये वाला क्वेश्चन सही होगा। देखो 31, फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज करेक्ट, बोलो इसका बताओ आंसर, कौन सा आंसर किया है? 31 बी ऑप्शन किया है। ओके, काफी लोगों ने बी ऑप्शन किया है। ओके ओके, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही आंसर है, यस बी इज करेक्ट। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी इसमें? आपको पता है कि सर पहले वाले केस में कॉपर सल्फेट है, ओवरऑल क्या क्या कैटाइंस मिलेंगे सर, एक Cu+2 होगा, कंपेरिजन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। सेकेंड होगा आपका यहाँ से सल्फेट SO4-2 और सर कंपेरिजन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। नीचे कौन आता है उसका डिपोजिशन पहले करा दो, खत्म आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। अब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो उसे बोलते हैं अटैक इलेक्ट्रोड, तो कॉपर की रिएक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, वही सब करना था। तो जिन लोगों का बी ऑप्शन आया वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 मार्क्स आप ऐड कर दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन, किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए ना 31 में? अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, मुझे बताओ, अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करोगे तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के यूज करने पे आपका जो कैथोड पे Cu+2 जो आपका होगा वो रिडक्शन होगा, Cu+2 से कॉपर जाएगा। अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करोगे तो एनोड पे कॉपर से Cr+2 जाएगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? तो अटैक इलेक्ट्रोड और प्लेटल इलेक्ट्रोड उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है। तो सेकंड थर्ड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है, ये भी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। बताओ ये सब फॉर्मूले मैंने क्लास में ड्राइव किया था, बताओ 32 कौन सा आंसर किया है 32 का? यस, सेल कांस्टेंट के लोगों ने ए ऑप्शन किया है, सबने ए ऑप्शन किया है, बिल्कुल सही है ना ए ऑप्शन। रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, R=ρ L/A होता है। ठीक है, और 1/ρ कितना हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा 1/R L/A।
और 1/r बच्चों क्या होता है, मैंने हमेशा बोला 1/e क्या होगा, कंडक्टेंस सी, रेजिस्टेंस का उल्टा, बाकी आपका L/A। ठीक है, तो यहाँ से 1/रो लिख लो, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे भी हो सकता है ना, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सेल कांस्टेंट होता है L/A, होता है सेल कांस्टेंट, और बाकी इससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सिंपल से थे, इसका आपका ऑप्शन आएगा ए और आपका 3। ये हमने क्लास में सब डिस्कस किए हुए, आपको क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर, तो ए ऑप्शन सही है, 4 मार्क्स यहाँ भी ऐड कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखो अभी जितने क्वेश्चन किए ना उसमें से एक क्वेश्चन काफी ठीक लगा, बाकी तो देखो अभी इतने सारे क्वेश्चन अभी इजी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AgBr, उसकी वैल्यू दे रखी है, एंड यहाँ पे लिखा है आपका सिल्वर से AgNO3 और KBr से बच्चों दे नहीं रखा था इसमें, तो आप ध्यान रखना कि सर वो KBr जो दे रखा है ना उससे आपका K प्लस आयन से K में चेंज होगा, लिखा नहीं था वहां बाई डिफॉल्ट। AgBr Ag और फॉर ऑल एबव रिएक्शन इज करेक्ट, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी दिस इज 53 नहीं 33 है, यस 33। बताओ चलो कौन सा ऑप्शन किया है। डी ऑप्शन किया है, डी ऑप्शन जिन लोगों ने किया है वो सही किया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिकॉज आप रिएक्शन लिखो यहाँ पे कि सर एनोड की रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, आप हाफ रिएक्शन लिखो, एनोड की रिएक्शन क्या लिखेंगे अपन कि सर सिल्वर से, अरे लॉन लगाते हैं ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड इज नेगेटिव, तो Ag कन्वर्ट किस में होगा, Ag+1 में, रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो कैथोड की रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कैथोड में आपका Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो Ag में चेंज होगा, ऐसे होगा ना। AgBr, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी हो गया हाफ सेल, तो यहाँ से आपका ई सेल की इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0, बट इक्विलिब्रियम वगैरह के KSP लिखा है ना उसने, तो KSP कब लिखते हैं, KSP लिखा जाने के पीछे रीजन की रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आपका जो इनोड सेल उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ई सेल बचता है, तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n, बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी आपका लॉग ऊपर लिखा जाएगा Ag प्लस डिवाइड बाई जो आपकी कितने लेफ्ट साइड में एनोड वाला, और नीचे आपका होगा Ag प्लस, और ये आपका रहेगा कैथोड वाला, राइट राइट साइड में। ऊपर आपका जो होगा लेफ्ट साइड में वो आपका होगा सॉलिड, इसे आप हटा दो यहाँ से, नीचे वाला बचेगा सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से बनेगा 0.0591, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू -0.0591 और बाकी लॉग 1 डिवाइड बाई Ag प्लस, ये आएगा। और बाकी पता है कि सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने लिखना सीखा था इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा AgBr का क्या होगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन आयंस का Ag प्लस इंटू Br माइनस आया है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन उनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा। तो अब यहां से देखो आप, तो ये कितना है क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर से 8 इंटू 10⁻⁻13, तो Ag प्लस ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, Br माइनस करेंगे अपन डिवाइड कितने से, तो ऊपर है 8 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई कितना, Br माइनस की वैल्यू कितनी, Br माइनस, तो Br माइनस के लिए आपका 1 कैपिटल है, Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 1, तो आपका Ag प्लस साइन की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही रहेगी, 8 इंटू 10⁻13 कैपिटल है। Ag प्लस की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे अपन, है ना, ई सेल के फॉर्मूले में, और बाकी इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आता है यहाँ पे पूरा ई सेल आपका सॉल्व होकर निकल के आएगा कुछ तो माइनस में 7.15 के आसपास। बाकी आपका डेल्टा जी भी निकलना है, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF ई सेल, ठीक है, एफ की वैल्यू 96500, एन कितना है 1 होगा, और बाकी आपका जो ई सेल निकल के आया वो माइनस में, तो माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका आंसर था। तो इसमें इसका जो सही आंसर आता है, एक तो आपको मैच करेगा यहाँ पे
ये सेकेंड वाला ऑप्शन माइनस में ई सेल, और एक आपका मैच करेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके, तो डेल्टा जी आपका निकल के आएगा प्लस में। इसका सही आंसर होगा 2,4, 2,4 का डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है पीसी, ये भी आसान क्वेश्चन था। इससे पहले 33 थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। फॉर द रिएक्शन PCl5 से PCl3 Cl2 फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, ये सबका आंसर सही होना चाहिए यार। 34, मैं वही तो कहता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना तो आंसर आना चाहिए से। 34 बताओ कौन सा क्या है। यस, डी ऑप्शन। जितने लोगों ने डी ऑप्शन किया है, ए ऑप्शन किया है, ए ऑप्शन कैसे कर दिया। PCl5 से PCl3 गैस और Cl2 गैस में जा रहा है, कहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय। टेम्परेचर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है और फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा कहाँ जानी चाहिए, फॉरवर्ड में जानी चाहिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखा है इसने कि इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम किसी भी इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट होता है क्या, बताओ मुझे। नो, बिल्कुल सही आंसर है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। और हमें ये तो पता ही है भाई कि जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आप वॉल्यूम की जो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये होती है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप वॉल्यूम को तो इंक्रीज कर रहे हो सर, बट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया है। तो वॉल्यूम को जब इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बचता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा, तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन उधर जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे। अरे समझ में आ रहा है, हमने डिस्कस किया था। तो जहां पे आपके नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आपके मैक्सिमम हो गई, रिएक्शन आपकी उधर जाना पसंद करेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट मोल है कि इनर्ट गैस ऐड करने पे कोई इफेक्ट हो सकता है, तो आंसर इज नो। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। नेक्स्ट है Cl2, इंट्रोड्यूसिंग Cl2 कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर Cl2 का आपने ऐड किया है तो इसकी वजह से कोई चेंज आने वाला है क्या, बताओ। वॉल्यूम बट कांस्टेंट है, Cl2 को आपने ऐड कर दिया बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो क्या वहां पे कोई चेंज आएगा। नो, तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर आप टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टोटल वॉल्यूम बढ़ा दिया ना हमने, टोटल वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। बिल्कुल सही है, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। इंट्रोड्यूसिंग PCl5 कांस्टेंट वॉल्यूम, और PCl5 को अगर आपने ऐड कर दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 तो रिएक्शन ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका आंसर होगा आपका 3 एंड 4। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। चलो इसका बता दो यार, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू एसिड्स आर सेम, देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर टू। बोलो जल्दी से, कौन सा आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन, बिल्कुल सही संयुक्ता, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3, 4। बिल्कुल सही, सभी लोगों का ये ऑप्शन आया है। मान लो एक एसिड है आपका He1 सर, इक्विलिब्रियम में आया, H प्लस आयन, E1 माइनस आयन, है ना। इसके लिए आपने Ka1 निकाल दिया, तो Ka1 क्या हो जाएगा, C α1² निकालते हैं ना अपन हमेशा, बाकी नीचे वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो अल्फा क्या निकल के आएगा, अल्फा हो जाएगा √K1 डिवाइड बाई C। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड ऐसे एसिड लेंगे अपन, इसके जैसे ही सेकंड H भी ले लो एसिड, और इसका अल्फा 2 निकालोगे, तो अल्फा 2 आ जाएगा आपका K2 डिवाइड बाई C। भाई दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 का आप यहाँ से डिवीजन करके देख लो, तो एक रिलेशन ये भी आ जाएगा सर कि K1 डिवाइड बाई K2, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन दोनों के सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चेक करके आंसर बता दो मुझे, कौन कौन सही है। 1 सही है, यस। और बताओ कौन सा। 1 इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, एंड फोर्थ इज करेक्ट। ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, 4 मार्क्स ऐड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 36। इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, आप बी मान लेना या 1 और 1 मान लेना दोनों के।
दोनों को मिक्स कर दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस pH of resulting solution will average value of pH of two solutions। बताओ, ये भी आसान है, सबके pH दे रखे हैं, H प्लस आइन निकालना है, तो क्या बनता है वो आप देखो, करो सॉल्व इसे। यस, pH आर मिक्स्ड, तो एवरेज pH क्या होगा? तो पहले वाले केस में कितना आएगा बोलो? NaOH ऐड कर दो तो क्या बनेगा? NaCl ऑफ वाटर फर्स्ट वाले केस में, और उस केस में दोनों ही कैसे स्ट्रॉन्ग, एक का pH है कितना 2, एक का pH है 12, तो N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड B1 प्लस B2, दोनों के वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 10⁻² HCl का है, वो उधर हो जाएगा 10⁻² दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना -14, तो ये बचेगा 14, उसका हाफ करेंगे तो 7, तो pH है 7, बिकॉज पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे NaCl बन रहा है, वो सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका pH इक्वल टू 7। ये ऑप्शन किया काफी लोगों ने कि देखो, तो पहला तो यार सही आ गया, क्योंकि यहाँ पे 14 हो रहा है, और इसका जब हमने सॉल्व किया है तो वो 7 निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो सही आ गया। और देखो नेक्स्ट है HCl का है 4, यहाँ पे HCl है, दोनों HCl दे रखे हैं, तो यहाँ पे तो कोई काम होने वाला है ही नहीं है, दो सोल्यूशन दे रखे हैं, दोनों मिक्सअप होके 6 हो जाएगा, 10⁻², तो इसमें कोई हाफ आने वाले के चांसेस ही नहीं है, तो सेकंड इज रॉन्ग, दोनों एसिड है। यहाँ पे बीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में के की वैल्यू दे रखी है HCl की, बिकॉज HCl कैसा होता है, बीक एसिड होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा सॉल्ट यहाँ से आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट, तो कौन सा रखना चाहिए फॉर्मूला? बोलो, यहाँ पे रिजल्टेंट पीएच निकालना है ना, तो रिजल्टेंट पीएच निकालने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब 7 प्लस, पीएच इक्वल टू 7 प्लस बोलो 1/2 पीके या पीके बी, यस पीके ए प्लस 1/2 लॉग सी, यहाँ पे प्लस होता है ना, अरे पीएच निकालना है जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, और के की वैल्यू 10 कितनी है -10, तो ये पीके कितना हो जाएगा 10, 10 यहाँ से 5, ये 5 मिल जाएगा, लॉग सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से लॉग सी की बात, सी निकालना पड़ेगा, इसका पीएच कितना है 10, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 2 दे रखा पीएच, तो H प्लस हो जाएगा 10⁻², और उसका हो जाएगा कितना आपका 10⁻12, ठीक है, वॉल्यूम आपका कितना है B1 + C2, वो आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा इन दोनों को मिला के, ये हो जाएगा आपका 10, इसे कॉमन ले लेंगे डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा आपको सी कॉन्सेंट्रेशन, और उसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। यस, एवरेज वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ टू सॉल्यूशंस, तो कितना आएगा, ये तो ऐड होगी काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो भी रॉन्ग ही होगा, बिकॉज यहाँ से सब सब एडिशन होगा तो वैल्यू आपके यहाँ से एवरेज नहीं, उससे अधिक वैल्यू निकल के आएगी। और लास्ट वाले केस में कि के भी दोनों बराबर है, और के भी बराबर है, तो यहाँ पे दोनों ही बीक है, जब दोनों बीक हैं तो ये बनता है 7 प्लस प्लस होता है ए के साथ, 7 + 1/2 पी के माइनस 1/2 पी के बी, है ना, पी के बी के साथ होता है माइनस में, तो यहाँ से के और के बी की वैल्यू क्या हो रही है बराबर, और के बी की वैल्यू बराबर है, तो फिर उसका मतलब अंदर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 1/2 पी के माइनस 1/2 पी के बी, वो खत्म, तो बचेगा आपका पीएच इक्वल टू 7, तो पीएच इक्वल टू 7 मतलब यहाँ पे आंसर आपका ठीक जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा 1,4, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन कितने लोगों को आया इसमें, वो आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 37 में द एक्सैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 10⁻³ और HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो बच्चों 10⁻7 डिफाइन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का एट 298 केल्विन, तो बताओ इसका आंसर कौन सा है?
कल मैंने आपको ये बताया भी था, अगर H प्लस आयन है तो H प्लस आयन दोनों जगह से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल से भी आएगा और एसिड से भी आएगा, ठीक है। तो एसिड से अगर आएगा तो उस केस में हो जाएगा उसका Kw डिवाइड बाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हो जाएगा 10⁻³ प्लस Kw डिवाइड बाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका डायरेक्ट आंसर था, डेफिनेटली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कितने लोगों का आपका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आया है, ये करेक्ट होगा। बाकी 10⁻³ नहीं, माइनस OH माइनस साइन नहीं, और ये भी नहीं, वो अपन ऐसे लिखेंगे। और कौन सा किया है, और कोई दूसरा ऑप्शन किया है? सी होगा, सी भी होगा। सी कैसे होगा, उसने कहा ना कि एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का ना, H प्लस आयन की ही वैल्यू बतानी है। H प्लस आयन का टर्म, OH माइनस आयन का टर्म नहीं बताना, वो Kw डिवाइड बाई OH माइनस आयन। अरे ऐसा होता है ना, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, इसे अपन Kw बोलते हैं, यही होता है ना ऐसा। और बाकी से आप ठीक से लिखोगे तो H प्लस आयन कितना, एक सेकेंड, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10⁻³ मोलर HCl, तो एक Kw डिवाइड बाई 10⁻³ तो HCl का हो गया। 1 सेकेंड, सी ऑप्शन लग रहा है नहीं, हाँ सी ऑप्शन ही आना चाहिए, सही कह रहे हो, सी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन सही लग रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई और सी ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन ठीक है, हाँ सी ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, डेफिनेटली सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन, बिकॉज कैसा होगा कि H प्लस साइन सर यहाँ से कितना आएगा, वो 10⁻⁻14 या Kw डिवाइड बाई OH माइनस आयन होगा ना, ऐसा होगा, तो OH माइनस आयन आना चाहिए, नीचे नोट H प्लस आयन, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा, तो आंसर कौन आएगा, ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 37। बाकी ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 यार अभी सही सही होना चाहिए सभी का, CrO5 है ना, CrO5 का स्ट्रक्चर बताया, पर क्रोमेट ब्लू है ना, कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा, कि सर क्रोमियम ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ऐसा होता है ना, पर क्रोमेट ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होगा इसका, तो पहला है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या +6 होगा इसका,